नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के 6 पेपर जो 1200 नंबर के होते हैं, 107 पॉइंट का टोटल मिला के उनका सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस 107 पॉइंट का प्लस 2018 से लेके अभी तक के जिस तरह के पीवाईक्यू आए प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके स्टैटिक जीएस और करंट 1.5-2 साल का मिला के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज है। हर एक वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 का टोटल सिलेबस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सीरीज में यहां पे चालू करने जा रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस का ये हमने प्लान किया है ना। हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे और हमारी कोशिश है हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करें। बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनके लिए टिप्स भी बताई गई है। कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सारा जो है इसमें आपको एनालिसिस करी गई है। वीडियो को देखिए, सीरीज कैसी लगी जरूर बताइए। मेन जो होता है यूपी पीसीएस में वो है मेंस एग्जाम। 1500 ये नंबर मेंस के और 100 नंबर का इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 नंबर में मिला के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से एसडीएम डीएसपी वीडियो जो भी पोस्ट है वो एलोकेट की जाती हैं। तो भैया यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम मेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मल भी किया तो भी एक एवरेज नंबर मिल जाते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट जो है वो ये है, नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यू 2018 के बाद के हैं सिर्फ उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदला है बेटा। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अपडेट और रिवाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1500 नंबर में ये समझिए, सबसे पहले तो 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू आप लगाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही इतनी एनालिसिस जरूरी है और इसकी प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में फ्री में डली हुई है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक विद मॉडल आंसर, और प्लस उसमें बहुत सारा और इनपुट दिया गया है कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। वो प्लेलिस्ट देख के, एक और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब में मेंस की पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीएस 5-6 का भी हमने पूरा वीडियो सीरीज दी हुई है और टोटल मिला के भी 450-500 वीडियोस की एक सीरीज है जिसमें पूरा जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो बहुत सारे पीवाईक्यू में भी आ भी चुके हैं। उसी सीरीज से अगर आप देखें तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो ये तो फ्री इनिशिएटिव हो गया, लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली इसको एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना करके आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, जीएस में 1200 नंबर का आएगा जीएस। अब देखिए 78 वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको स्टैटिक जीएस प्लस मेंस का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ने वाला जितना भी जीएस का पार्ट है 107 पॉइंट का, वो इससे कवर हो जाएगा। अलग से कोई मैगजीन, कोई बुक, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ इसे मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मेंस के लिए जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, पढ़ने वाला पार्ट इससे कर लीजिए। बाकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग विद फीडबैक चेकिंग पर्सनल गाइडेंस के 2 ग्रुप चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। दोनों ज्वाइन करके दोनों में 270 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कई सारे क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, किसी में एनालाइज लिख देते हैं, किसी में इवैल्यूएट लिख देते हैं, किसी में एलेबोरेट लिख देते हैं, किसी में कमेंट लिख देते हैं, है ना। तो किसमें क्या लिखना है टू द पॉइंट विद इन वर्ड लिमिट, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में ही लिखना है आपको। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि 125 वाले को आपको लगभग 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वाले को लगभग 10 मिनट में लिखना होता है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पाए तो नहीं निकल सकता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चल रहे हैं। जीएस का हमारा टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाला भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करके पूरी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए एक 15 मिनट का ग्रुप है, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो, सारे डाउट चाहे जितने आप पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस जो है इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगातार करवा रहे हैं। एक एक चीज पे फीडबैक दिया जा रहा है। आर्या मैम और अजीत सरदारा, जो कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते रहे पिछले 8-9 सालों से, बीओ आरओ पीसीएस में हिंदी के लिए ये बेस्ट ग्रुप माना जाता रहा है। 150 का पेपर है, ये मार्क्स जो है रैंक में कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको मोटा मोटा 100 नंबर का टारगेट रख के लाना ही पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर इसको ज्वाइन करें। एसे के लिए 150 नंबर में आएंगे, है ना, 3 एसे लिखने को आएंगे, उसके लिए इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है। आप देखेंगे कि एसे में 3 सेक्शन होते हैं और उसमें भी 3-3 सब सेक्शन होते हैं, तो टोटल मिला के 9 में से आपको 3 एसे करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 9 टॉपिक्स हैं इन सबके 4-4 एसे विद मॉडल एसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस के साथ पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ऐसे की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इतना करके आप मेंस का चाहे जैसा पेपर आ जाए, आराम से सारे के सारे जीएस, हिंदी, ऐसे पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मेंस में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग। इसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लगातार। हमारे नंबर आप
ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके पेमेंट वगैरह करके ग्रुप में तुरंत जुड़ के और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस की भी सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीसीएस मेंस के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनके मॉडल आंसर को देख रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिए गए हैं। आपको जो भी मीडियम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा डे 14वां है। इससे पहले हम लोग डे 1 से लेकर डे 13वें दिन तक कवर कर चुके हैं। ये डे हमारा 14 है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके यूपीपीसीएस में एक 8 नंबर में आता है, जो आपको 125 वर्ड के आसपास लिखना होता है। एक क्वेश्चन 12 नंबर में आता है, जो आपको 200 वर्ड पे लिखना होता है। तो जब भी आप लोग लिखें, तो इस शब्द सीमा का पालन अवश्य करें, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से आप लोग इस इनिशिएटिव को लगातार देखते रहें। ये 14वां दिन है हमारा। इससे पहले हम लोग 13 दिन करा दिए। आप लोग जो हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसका पहला सवाल जीएस 1 से हमारा। तो हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उससे पूछा गया है हमारा कि व्हाट वर द कॉजेज फॉर कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी हमारा क्विट इंडिया में भारत छोड़ना आंदोलन था, उसके कारण क्या थे। आज तो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका जो महत्व था स्वतंत्रता संग्राम में, उस पर प्रकाश डालने की बात की गई है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, वो क्या हो जाएगा। इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत में 8 अगस्त 1942 को की गई गांधी जी के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना था, ठीक है। तो आप लोग ये हमारा लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये होगा हमारा भूमिका। तो हम देखते हैं कारण क्या थे। तो पहला कारण क्या था हमारा, जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन की विफलता, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया, ठीक है, जिसके जो प्रावधान थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। तो जो क्रिप्स मिशन था वो विफल हो गया, ठीक है। तो पहला कारण क्या था हमारा, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। दूसरा क्या था, तो सेकंड बर्ड बार में अंग्रेजों के द्वारा भारत को शामिल कर दिया गया, जिसके कारण जो प्रभाव था बर्ड बार का, सेकंड बर्ड बार का, वो भारत पे पड़ा, जिसका हुआ भारत में रोजगार कम हो गए। इसके अलावा क्या हुआ, जो महँगाई थी वो लगातार बढ़ती चली गई, ठीक है। इसके अलावा टैक्स रेट थे उनको भी बढ़ा दिया। तो ये सारे प्रभाव थे बैड बार में भारत को शामिल करने से, जिसके कारण जनता थी उसमें असंतोष लगातार बढ़ता चला गया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ये होगा हमारा। इसके अलावा बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाएं। तो ये सारे जो फैक्टर थे, इसके माध्यम से जो राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा लगातार राष्ट्रवादी भावनाओं को लोगों के संबंध में जागरूक बनाया गया, जिससे हमारी जो नेशनल सेंटिमेंट थे वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। इसके अलावा जापानीज आक्रमण, ठीक है। लगातार जापान के द्वारा सेकंड वर्ल्ड वार में कई सारे क्षेत्रों को जीता जा रहा था, ठीक है। और लगातार जापान आगे बढ़ता चल रहा था। इसके संबंध में भारत पे भी जापानी आक्रमण की क्या कह सकते हैं संभावना बनी हुई थी। इसीलिए भारत के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा दिया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो। जब जब अंग्रेज से बाहर से बाहर निकल जाएंगे, तो भारतीय लोग सेकंड जो हमारा बैड बार था उससे वापस हो जाएंगे। तो जो जापानी आक्रमण का खतरा था वो वापस वापस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जापानी आक्रमण का खतरा, ठीक है, भारत पर बना हुआ था, भारत पर बना हुआ था, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या हमारा, सोशल कारण। सामाजिक कारण में क्या था, जो महिलाएं थे, फीमेल थे, जो बच्चे थे, ठीक है। इसके अलावा जो युवा वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, ये सभी लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे और अपनी स्वतंत्रता के संबंध में मांग को आगे रख रहे थे, ठीक है। तो इनकी जो भागीदारी थी, इसने भी क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब हम देखते हैं इसके महत्व क्या है। तो भारतीय इसका महत्व क्या है, इसमें जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके संबंध में इसका महत्व क्या है। इसके माध्यम से कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे रखा गया, ठीक है। इसका मतलब था कि भारत को सीधे-सीधे भारत जो अंग्रेज थे उनको भारत छोड़ने के संबंध में इसका जो उद्देश्य था उसको रखा गया, ठीक है। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यहाँ पे शामिल थी। इसमें जन आंदोलन की भागीदारी दिखाई पड़ती है। इसमें कौन-कौन हमारे शामिल थे, इसमें बच्चे यानी स्टूडेंट, किसान, शहरी श्रमिक, सरकारी अधिकारी और महिलाओं ने इस आंदोलन में लगातार सक्रिय रूप से भागीदारी शामिल की, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा। इसके अलावा स्थानीय नेताओं का महत्व बढ़ा, जैसे ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन, ठीक है, जीरो आवर के तहत जो हमारे बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सभी को जब गिरफ्तार कर लिया तो गया। तो जो स्थानीय नेता थे, जिसमें हमारे जो स्थान के मतलब जैसे हमारे साथ जयप्रकाश नारायण हो, ठीक है, समाजवादी नेता हो, ठीक है, इन सभी की जो भूमिका थी वो लगातार बढ़ती गई, यानी स्थानीय नेताओं का महत्व इसमें अधिक दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बाद में बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद हमारा जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये वाला हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट, स्थानीय नेताओं का महत्व। इसके अलावा जनता का मनोबल बढ़ा, लगातार सभी वर्गों की भागीदारी के साथ जब लोग सभी शामिल होते चले गए और पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया, तो जनता थी उसका लगातार मनोबल बढ़ा, उन्होंने लगातार संघर्ष किया स्वतंत्रता के संबंध में, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये वाला हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हमारा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय देश थे, उनके द्वारा कहा गया कि जो औपनिवेशिक है इसको समाप्त किया जाए। अब भारत की स्वतंत्रता आजादी थी, उसके समर्थन कई सारे देशों के द्वारा किया गया, जिसमें कौन था, रूस भी शामिल था, ठीक है।
तो इसमें हो गया हमारा सवाल नंबर 5 हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समानता प्राप्त करना। इसके अलावा जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, ठीक है? तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश सत्ता थी वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती चली गई। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्तियों का वार हुआ, इसमें कौन था? यूएसएस साथ एक तरफ था, दूसरी तरफ यूएसए था। तो 2 शक्तियाँ यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती हैं और इन्हीं के द्वारा बाद में शीत युद्ध की घटना भी दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो क्या हुआ, और धीरे-धीरे जो ब्रिटिश रूल था इसमें कमी आने लगी और जब ब्रिटिश शासन को कमज़ोर किया, ब्रिटिश इसमें कमज़ोर करने में सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ-साथ हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसका भी भूमिका बनी रही, ठीक है? तो ये हो गया हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कारण और उसका महत्व क्या था? लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है, ठीक है? लास्ट में कंक्लूजन बता देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने न केवल अंतिम कील के रूप में काम किया, यानी जो ताबूत था उसके अंतिम कील के रूप में क्या कहते हैं, कील के रूप में काम किया, अपितु जन भागीदारी, सक्रिय सहभागिता के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया। इस तरह आप लोग कोई भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, ये हमारा था ओवरऑल। अब इस पे पूछा गया उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है उसको बताएँ, ठीक है? तो ये पेपर फास्ट से हो जाएगा हमारा। तो डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो उत्तर प्रदेश है उसकी भूमिका, तो पहले हमें बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन हमारा सेम वही हो जाएगा जो हमने आपको पहले बताया था, कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को की गई। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना था, ठीक है? तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं इसकी उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है? तो पहला पॉइंट हो जाएगा, इसको आप लोग मैप में बना सकते हैं, ठीक है? ये सारा जो उत्तर प्रदेश का मैप होता है इसमें आप लोग बनाएँ और उसमें ये जो सारे हमारे जो स्थान दिखाए गए हैं, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, देवरिया, आजमगढ़, बरेली, बलिया, इन सभी को आप लोग इस मैप में दर्शो ज़रूर दर्शा दें, ठीक है? तो जो आपका इम्पैक्ट है वो अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है? तो हम देखते हैं गाज़ीपुर में क्या हुआ। तो गाज़ीपुर में क्विट इंडिया मूवमेंट में यानी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, कि दुकानदारों और छात्रों ने शाही शासन के विरुद्ध विरोध, क्या कहते हैं, विरोध प्रदर्शन किया, गुप्त बैठकें की। इसमें मुख्य नेता कौन थे हमारे? रामस्वरूप उपाध्याय, वशिष्ठ नारायण, ठीक है? वशिष्ठ नारायण शर्मा, ठीक है? तो ये हमारे होगा पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या हुआ, हड़ताल या जुलूस को निकाला गया। पहाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको नाम आप याद रखना है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण में से एक है। पहाड़ा रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई, ठीक है? तो ये हुआ मिर्ज़ापुर की घटना। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, प्रयागराज के संबंध में, ठीक है? पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। प्रयागराज के संबंध में क्या है कि किसानों ने यहाँ पर जुलूस और प्रदर्शन क्या कहते हैं, जुलूस और प्रदर्शन शामिल किए और उनका नारा क्या था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है? अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें इसकी भूमिका रही हमारा भगवती प्रताप सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी बढ़ावा दिया गया। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसको लीड किसने किया, हमारा भगवती प्रसाद सिंह। यहाँ और ये जो सारा जो घटनाक्रम था हमारा वो नॉन वायलेंट था, ठीक है? इसमें अहिंसक तरीकों को अपनाया गया, ठीक है? जिसमें क्या जुलूस है, प्रदर्शन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सारे यहाँ पर प्रयागराज में अपनाया गया, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है हमारा, देवरिया। देवरिया में क्या हुआ, किसान आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो यहाँ पे तरीके थे वो हिंसक हो गए, ठीक है? वायलेंट मेथड्स को अपनाया गया, जिसमें क्या था, पुलिस थानों, राजकोषीय भवनों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों, बिजली संयंत्रों समेत सरकारी संपत्तियों पर हमला यहाँ पर किया गया, ठीक है? देवरिया में हमको जो हमारे जो मेथड्स थे वो वायलेंट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? और पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, आजमगढ़। आजमगढ़ के संबंध में क्या था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेल लाइनों को तोड़-फोड़ की गई, बड़े पैमाने पर हड़ताल भी की गई। सीताराम अस्थाना की रिहाई के लिए जेल के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो जो सीताराम अस्थाना थे, बाकी के स्थानीय नेता थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अन्य नेता कौन थे वहाँ पर, स्थानीय नेता कौन थे? उमाशंकर मिश्रा, चंद्रशेखर अस्थाना, जो हमने आपको पहले, ये चंद्रशेखर अस्थाना और ललन प्रसाद वर्मा, ठीक है? तो ये हमारे हो गए स्थानीय नेता। आपको 1-2 नाम जो भी याद रह जाए वो आप लोग यहाँ पर कोट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बरेली में क्या हुआ, बरेली में छात्रों की लगातार भागीदारी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, ठीक है? बलिया में क्या हुआ, बलिया का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा इनमें से एक है। इसको आप लोग बिल्कुल अवश्य लिखें और इसको भूलना नहीं है कि बलुआ में चित्तू पांडु यानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक हमारी पैदल गवर्नमेंट यानी समानता सरकार का निर्माण किया गया, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है हमारा बलिया वाला, चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानता सरकार का निर्माण किया गया, ठीक है? तो ये हो गया। झांसी और बांदा में क्या हुआ? झांसी और बांदा में भी हमको इसी तरह के ये कहते हैं कार्यक्रम दिखाई पड़ते हैं, जिसमें किसान और आदिवासी आंदोलन, उनका आंदोलन हुआ। इसके अलावा जंगल और गाँव में गुप्त बैठकें भी आयोजित की गई, ठीक है? तो ये हमारा हुआ झांसी, बांदा। इसके अलावा मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में भी वही सारा कार्यक्रम जो ऊपर आपको बताया वही दिखाई पड़ता है। इसमें हड़तालें, जुनून, गुप्त बैठकें, छात्रों की भागीदारी, रेलवे टेलीग्राफ लाइनों की तोड़-फोड़, ठीक है? इसमें मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर भी शामिल हो गए थे। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में औद्योगिक सिरमों की हड़ताल, रेलवे लाइन और डाकघरों का विनाश करना, ये सारे कार्यक्रम हमको कानपुर में दिखाई देते हैं। तो आप लोग ओवरऑल वही सारे पॉइंट हैं, उनको आप लोग लगा-लगा लिख सकते हैं कि लगातार घटनाएँ सारी वही हैं। आप लोग घुमा-घुमा के अपने आंसर को लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन में, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने नंबर में पूछा गया, 8 नंबर में पूछा गया, 12 नंबर में पूछा गया, उस हिसाब से आप लोग अपनी शब्द सीमा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा वाराणसी और जौनपुर में क्या हुआ? भई सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोग एकत्रित हुए, ठीक है? तो ये हमारा सारा कुछ हो गया। आप लोग यहाँ पे एक मैप भी बना सकते हैं, क्या है? समांतर सरकार बलियाम सिद्धू पांडे के द्वारा।
संचार लाइनों में तोड़-फोड़, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ प्लांट या डाकघर, ठीक है? जन भागीदारी कौन-कौन? महिलाएँ, छात्र, किसान, औद्योगिक श्रमिक, ठीक है? तो ये सारा कुछ आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? इस वाला मैप को भी आप लोग ज़रूर बनाएँ, ठीक है? तो अब जो आपका आंसर होगा वो आने से अलग दिखेगा और बेहतर दिखेगा, ठीक है? लास्ट में स्थानीय नेताओं का उदय, इसमें कौन थे? रामस्वरूप उपाध्याय, भगवती प्रसाद सिंह। भूमिगत गतिविधियाँ क्या थी इसमें? पत्रिका वितरण, गांधी जी की गुप्त संदेशों को जारी करना, विरोध और हड़ताल प्रदर्शन, औद्योगिक कर्मचारी, अदालतें और सरकारी कार्यालय, इनके आगे विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया गया है। तो ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे समराइज़ करके यहाँ पे ये छोटा वाला बॉक्स है, इनको भी ऐड कर सकते हैं। बाद में आप लोग इसको एक्सप्लेन करके पूरे आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी यूपीपीसीएस में विद्यार्थी अच्छे से लिख रहा है और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहता है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। इसमें दोनों भाषाओं में आपके लिए जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक को कवर किया जा रहा है। इसमें इसमें पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, अपडेटेड मटेरियल होगा और यूपी स्पेशल के संबंध में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ हमारे द्वारा कवर कराया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। का कंप्लीट जनरल हिंदी की तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जा रही है, जिसमें आपको मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट होंगे, इसके अलावा मॉडल आंसर्स दिया जाएगा और आपकी आंसर राइटिंग फुल चेकिंग की जाएगी और पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट, ए टू जेड फीडबैक मिलेगा वॉइस मैसेज के माध्यम से, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, ठीक है? आप कोई भी आपकी क्वेरी है, उसको आप लोग सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ फीडबैक होता है, वो कंप्लीट एनालिसिस के आधार पर होता है कि हम लोग 1 टू 1 लाइन टू लाइन आपको पूरा आंसर चेक करते हैं, चाहे वो निबंध का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे टेस्ट सीरीज का हो, चाहे जनरल हिंदी का हो, सब कुछ 1 टू 1 टेस्ट किया जाता है और उसके आधार पर चेक किया जाता है। उसके आधार पर आपकी जो भी कमियाँ हैं, उनको बताया जाता है और फिर लगातार ऐसे हमारा काम चलता रहता है और हमारा पूरा फोकस आपको जो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट है, उसी पे है। जब ये आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, तभी आप लोग अंतिम सिलेक्शन को पा सकते हैं। बिना अच्छी आंसर राइटिंग के आप लोग और सटीक मार्गदर्शन के आप लोग सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो स्टडी वाइज सेमेस्टर पैड ग्रुप से जुड़ें और अंतिम सिलेक्शन को संभव बनाएँ, ठीक है? तो इसमें हमारा 90 डेज़ का प्रोग्राम है। इसमें विदाउट मॉडल आंसर बिना मॉडल आंसर वाला है। इसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 6 का है, एक मॉडल आंसर वाला भी है, ठीक है? और हमारा निबंध लेखन भी इसमें भी शामिल है। इसमें 36 टेस्ट कराए जाएँगे आपको। आपको बताया था मैंने पर्सनल फीडबैक मिलेगा, वॉइस मैसेज के माध्यम से गाइडेंस मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश दोनों में इसको कवर किया जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे होगा छोटी सी इन्फॉर्मेशन। लास्ट क्या है हमारा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी स्टडी फॉर सर्विसेज की चलाई जा रही है, जो कि दोनों भाषाओं में है। इसमें क्या होगा हमारा, दोनों भाषाओं में आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, कंप्लीट आंसर फीडबैक मिलेगा। आपको बताया था हमारे कैसी क्वालिटी कैसी हमारी चेकिंग करने की, आपको पहले ही बताया। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि 2016 से स्टडी फॉर सर्विस ना जाने कितने टॉपर्स को सिलेक्ट करा चुका है, ठीक है? पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा और बिल्कुल रियल एग्जाम में चेकिंग होगी। जो टेस्ट सीरीज हमारी है वो जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का है। सेक्शनल टेस्ट शामिल है, फुल एंड टेस्ट भी शामिल है और 5वां छठा पेपर यूपी यानी यूपी स्पेशल के संबंध में भी कैसे चलाई जा रही है, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए आप जो ज्ञानजल का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर है जो दिए गए हैं आपको, इन पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 है हमारा, जो हमारा पेपर सेकंड से है। पेपर सेकंड से सवाल नंबर 3 है हमारा, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज़्म को परिभाषित करें। भारत में न्यायिक सक्रियता का क्या महत्व है? साथ ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की तुलना करें, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में एक है हमारा जुडिशियल एक्टिविज़्म, ठीक है? तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा जुडिशियल एक्टिविज़्म होता क्या है? तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है हमारा, कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज़्म कहते हैं, ठीक है? आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। द प्रोडक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी, ठीक है? तो ये हमारा जुडिशियल एक्टिविज़्म की परिभाषा हो गई। इसके अलावा इसको इसके अलावा ये परिभाषा ये भी, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका अन्य 2 अंगों विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए मजबूर करना है, ठीक है? इस तरह दोनों डेफिनेशन में आप लोग ये वाली बेटर है और बाद में आपको बड़ा लिखना हो तो ये वाला भी लाइन जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जुडिशियल एक्टिविज़्म की भूमिका। तो हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो भारत में महत्व क्या है? तो हम लोग हमारी जो भूमिका उसकी सक्रिय रूप से होगी तो क्या होगा, न सॉरी नागरिक अधिकार है उनकी रक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जैसे नागरिक अधिकारों की रक्षा, जैसे केशवानंद भारती के माध्यम से संविधान को जो संरचना आधारभूत संरचना का सिद्धांत लाया और जुडिशियल एक्टिविज़्म को मजबूत किया गया, ठीक है? इसके अलावा पर्यावरण के लिए भी जो हमारा जो केशवानंद भारती जो हमारा है पुट्टास्वामी केस क्या था? पुट्टास्वामी केस के माध्यम से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मजबूत किया गया। तो ये होगा हमारा प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा कानून के शासन को बढ़ावा देना, तो केशवानंद भारती के माध्यम से क्या किया गया कि जो भी कानून था उसकी क्या कहते हैं, उस न्यायपालिका ने बताया कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत माना जाएगा और संसद उसमें मनमानी संविधान संशोधन नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो ये हो गया केशवानंद केसरी में आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, आधारभूत ढांचा, जब ये सिद्धांत सामने आया
तो इसके माध्यम से जो कानून का शासन था उसको सुनिश्चित किया गया, क्योंकि अब मनमानी शक्तियों के द्वारा संसद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। उसके द्वारा जो भी परिवर्तन करेगी वो जुडिशल का रिव्यू करना पड़े उसका जुडिशल रिव्यू अवश्य होगा, ठीक है। अगर वो वैलिड है तभी वो मान्य होगा, नहीं है तो उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कानून के शासन को बढ़ावा देना। इसके अलावा जब हमारी डेमोक्रेसी है उसको लगातार बढ़ावा मिल रहा है, जैसे 1999 संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से जो जुडिशल अपॉइंटमेंट था उसको लाया गया। न्यायालय ने देखा कि इसमें जो प्रावधान है वो न्यायालय की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, तो इस जो संविधान संशोधन था 99 इसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। इसके माध्यम से हमारी लोकतंत्र था उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये जो आपको एग्जाम्पल जो भी बता रहा हूँ इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संविधान की व्याख्या आपको मैंने पहले ही बताया था, आधारभूत ढांचा के माध्यम से न्यायालय ने बताया कि जो भी आपको संविधान संशोधन करना है उसकी व्याख्या न्यायालय करेगा। अगर वो न्यायालय जो व्याख्या न्यायालय करेगा, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो संविधान की इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे बंदबूत की गई इसके माध्यम से। इसके अलावा जो हमारे सामाजिक मुद्दे थे उनको भी बढ़ावा संबंधित उनके संबंध में जो इशूज थे उनको भी संबोधित किया गया, किसके माध्यम से? न्यायालय के माध्यम से। उदाहरण के लिए गर्भपात कानून, समलैंगिक विवाह, इन सारे मुद्दों को न्यायपालिका के द्वारा जुडिशल एक्टिविटी के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये 5 नंबर हो गया। लास्ट में गया हमारा चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस हमारे 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग है? जुडिशरी, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तीनों अंगों में से 2 अंग हमारे सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उनको आगे बढ़ाने का, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको सुधारने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया, ठीक है। चेक एंड बैलेंस तीनों अंगों के बीच, ये वाला पॉइंट हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैप भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्व। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या हमारा? सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इस तरह जो पावर होती है वो तीनों अंगों में लगातार धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं और तीनों के बीच चेक एंड बैलेंस बना रहता है। तो ये वाला हमारा पॉइंट है। 6 और 7 लगभग एक ही जैसा पॉइंट है। छठा और सातवां शक्ति संतुलन या शक्ति का वितरण, चाणक्य संतुलन और शक्ति का वितरण लगभग एक जैसे पॉइंट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देख तुलना, भारत और अमेरिका की तुलना। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि भारत में जो शासन है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर है, जबकि अमेरिका में जो जो कानून है वो कानून की उच्च प्रक्रिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके आधार पर है, ठीक है। पहले डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? तो सेकंड पॉइंट हमारा कोई भी संबंधित व्यक्ति या समूह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कोई भी जो वैसे मान लेते हैं कि ए पर्सन है, उसके संबंध में कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है न्यायालय। जैसे मान लेते कोई ग्रुप हुआ, एनजीओ हुआ, वो भी जा सकता है, या स्वयं व्यक्ति भी जा सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? केवल वही जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी ए व्यक्ति ही अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकता है, अन्य कोई उसके एवज पे नहीं जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा न्यायालय सुमोटो के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि न्यायालय को लगा कि मामला अपने आप खुद से उठाना चाहिए, तो न्यायालय उसके संबंध में खुद से उठा सकती है। जैसे कि हो सकता है पर्यावरण का मुद्दा हो गया, ठीक है। शराब जो हमारा था, हाईवे पे शराब को प्रतिबंध लगाना, ये भी सुमोटो से न्यायालय द्वारा उठाया गया। इसके अलावा अमेरिका में इस तरह की सुमोटो की कार्रवाई नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा कि केवल विधायिका को कानून बनाने की अनुमति दी गई। जो हमारे यहाँ सांसद है, केवल उसको ही कानून बनाने की अनुमति मिली हुई है, ठीक है। जबकि जो हमारा अमेरिका है उसमें अदालत द्वारा भी कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अदालत जो संसद है, यानी बाकी सीनेट है, वो भी कानून बना सकती है। इसके अलावा जो अदालत है वहाँ की जुडिशरी है, वो भी कानून बना सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या हमारा? जो हमारे यहाँ संविधान जो मूल संरचना है, उसका जो जाँच का दायरा है वो सीमित है। इस संविधान की जो जाँच है केवल मूल ढाँचा का उल्लंघन तक सीमित है, ठीक है। जब मूल ढाँचे का उल्लंघन होगा तभी न्यायपालिका उसका जाँच कर सकती है। इसके अलावा लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पे व्यापक दायरा दिया गया है जाँच करने का। न्यायालय किसी भी कानून या संशोधन को रद्द या कर सकते हैं। कानून को संशोधन कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो दायरा है, ये कहते हैं जुडिशल जाँच का, वो अधिक है, जो कि भारत में थोड़ा सीमित है। तो ये हमारी ये क्या हो गया? तुलना। और लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है, ठीक है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि भारत और अमेरिका की प्रणाली में मूलभूत अंतर है। जबकि भारत में जुडिशल एक्टिविज्म के माध्यम से चेक एंड बैलेंस, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से चेक एंड बैलेंस, सामाजिक न्याय तथा तीन अंगों की सक्रियता के संबंध में लगातार न्यायपालिका की भूमिका सराहनीय योग्य है, ठीक है। इस तरह आप लोग कोई भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 क्या है हमारा? सवाल नंबर 4 है हमारा, सवाल नंबर 4 क्या है हमारा? पेपर थर्ड से पूछा गया है। इसमें क्या है कि भारत में ग्रामीण विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। महत्वपूर्ण सवाल में से एक है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का जो यूज है रूरल डेवलपमेंट में, उस तरह पूछा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि रूरल जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है उस पर लगातार सवाल पूछ रह सकते हैं। जब उसको रूरल इंडिया से जोड़ देंगे तो ये महत्वपूर्ण, इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ गया, ठीक है। तो इसको हम बता सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है हमारा। तो इसकी भूमिका हो सकती है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ग्रामीण विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। इसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, यानी जीआईएस क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जीआईएस।
और उपग्रह संचार, ठीक है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह आप लोग कोई भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और हम देखते हैं इसका मेन बॉडी क्या हो सकती है, यानी रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इन रूरल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट क्या हमारा, कृषि क्षेत्र में सुधार। पहला पॉइंट हो जाएगा कृषि क्षेत्र में सुधार। इसका पहले कैसे देख सकते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, फसल प्रबंधन, जो फसल होती है हमारी उसके प्रबंधन के लिए, मृदा स्वास्थ्य, जब मृदा की जो गुणवत्ता है उसके संबंध में जैसे हम लोग बताते हैं एटलस, इसरो के द्वारा एटलस बनाया गया है, एटलस। इसके माध्यम से हमारी जो जो सॉइल है उसकी जो हेल्थ है उसको हम लोग जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसके संबंध में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि मृदा की क्वालिटी क्या है, फसल कैसी हो रही है, उर्वरता क्या है, ये सारे में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, ये सेकंड पॉइंट है हमारा दूर संचार है, टेली कम्युनिकेशन। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, इनकी जो सेवाएँ हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट टेली कम्युनिकेशन या कि एप्लीकेशन के माध्यम से किसको पहुँचा सकते हैं, बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो बॉम्बे नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, उनके लिए हम लोग घर बैठे-बैठे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। क्या टेली मेडिकेशन, ई-गवर्नेंस, ठीक है? ये सारी सुविधाएँ हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचा सकते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, आपदा की तैयारी, ठीक है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो अब जो आपदा होती है उसके संबंध में हम लोग देख सकते हैं कि कब आपदा आने वाली है, ठीक है? कितना जो बल हमारी जो जोखिम है वो कितना ज़्यादा है, आपदा से कौन-कौन से जोन प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो पूर्व तैयारी है उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है या सुनामी आने वाली है, ठीक है? इसके संबंध में हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है? सुपर कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है? पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कौन-सा एरिया प्रभावित हो सकता है, उसके लिए हम लोग तैयारी पूर्व से कर सकते हैं। तो ये होगा पॉइंट नंबर थर्ड, आपदा की तैयारी करना। इसके अलावा ग्रामीण नियोजन, जो हमारे ग्रामीण होता है उसके रूरल है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक गाँव है हमारा, उसके संबंध में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि एक मकान यहाँ पे बनेगा, इस तरह यहाँ पे पूरे सब मकान बनाए जाएँगे, यहाँ से सड़क निकाली जाएगी, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये अन्य प्लानिंग बनाई जाएगी। इस तरह हम लोग प्लान कर सकते हैं रूरल प्लानिंग, ठीक है? जैसे शहरी प्लानिंग होती है वैसे हम लोग रूरल प्लानिंग कर सकते हैं, किसके माध्यम से? स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे अर्थ ओवर जो जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, कौन से वाले? ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले जो सैटेलाइट होते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है? उपग्रह, इनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ग्रामीण प्लानिंग है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ठीक है? एनवायरनमेंट का जो संरक्षण है इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एरिया है पूरा, इसको हमने पूरे एरिया को देखा कि कहाँ-कहाँ पे वन कम कम हो रहा है, वन की गुणवत्ता कहाँ पे, वन कटाई कहाँ पे अधिक हो गई। इसके संबंध में हम लोग नए-नए प्रयास को अपनाकर वन संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? फिर पॉइंट नंबर 5 हो गया। इसके अलावा भूमि प्रबंधन, लैंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे? हम लोग इस उपग्रह के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट। जैसे हम देख सकते हैं कि कौन-सी भूमि है, किसकी खेती, जो हमारे क्या कहते हैं हम लोग, जो हमारा होता है ना कि क्या कहते हैं, जो हमारे खतौनी होती है, खतौनी क्या होता है? जो हमारी भूमि के कागज़ात हैं, उनको हम लोग डिजिटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, खतौनी को खत्म करें और डिजिटल प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी खेत का मालिक होगा, जैसे मान लीजिए खेत है, हम लोग भूमि की जो हमारी सैटेलाइट है, इसकी मदद से देख पाएँगे कि कौन से खेत का मालिक है। तो जो भूमि का प्रबंधन है, वो लोग अच्छे से हम लोग कर पाएँगे, इसके माध्यम से उपग्रह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे जल वाटर रिसोर्सेज़ है, उसको हम लोग मैपिंग कर पाएँगे, ठीक है? जैसे हम लोग मृदा की मैपिंग करेंगे, उसी तरह हम लोग वाटर की भी मैपिंग कर पाएँगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 7 हो गया। तो क्या हो गया हमारे रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है? 6-7 पॉइंट हो गए और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है? क्या लिख देना है? निष्कर्ष लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किंतु आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी यूपीपीसीएस मेंस के संबंध में अपनी अंतिम सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पैड में फिट हो सकता है, जिसमें आपके लिए दोनों भाषाओं में जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कंप्लीट मटेरियल कवर किया जाएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ कवर किया जाएगा और जो कि हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है? अंतिम सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप लोग हमारे पेड ग्रुप से बिल्कुल जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। कई सारे टॉपर्स सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करके, जो बताया जा रहा है उतना फॉलो करके सीधे-सीधे टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि स्टडी फॉर सर्विस 2016 से लेकर 2026, आज हम 26 में आने वाले हैं। लगातार 10-11 वर्षों से सिर्फ यूपीपीसीएस के संबंध में लगातार सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है? जनरल हिंदी की कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, जिसमें आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएँगे, आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग सब कुछ यहाँ पे हमारे द्वारा कराया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? और हमारा जो आंसर राइटिंग ग्रुप होता है, हमारा पूरा फोकस क्या होता है, ये आपकी आंसर राइटिंग है,
उसमें लाइन बाय लाइन, बैड बाय बैड चेक किया जाए, आपकी जो भी कमियाँ हैं उनको सटीक बताया जाए और उनका हमारा पूरा फ़ोकस आपके आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे है, ठीक है? आपको ज्ञानी बनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जब लोग आंसर राइटिंग सीख जाएँगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी, तो जो लोग आप अच्छे आंसर लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन होना 100% पक्का है, ठीक है? और हमारा पूरा फ़ोकस भी, पूरी टीम का फ़ोकस यही है कि कैसे करके आपकी सारी कमियों को आपके सामने रखा जाए, उनको बताया जाए और डे बाय डे हमारा पूरा प्रोसेस इसी तरह काम करेगा, तो आपका अंतिम इम्प्रूवमेंट करना हमारा उद्देश्य है, ठीक है? इसमें हमारा जीएस 1 से ले 90 डेज़ का प्रोग्राम है, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कवर किया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन्स आपको डेली दिए जाएँगे, एक विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक मॉडल आंसर के साथ वाला है, ठीक है? और हमारे द्वारा निबंध की कंप्लीट तैयारी भी कराई जा रही है, ठीक है? इसमें 36 टॉपिक के निबंध कराए जाएँगे, पर्सनल गाइडेंस, फीडबैक, पर्सनल और मॉडल आंसर सब कुछ आपको दिया जाएगा और हमारे सारे कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है? तो आपको क्या कहते हैं, मीडियम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल के साथ इसकी टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में से एक है। इसको आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज को क्वालिटी का आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़े और देखें कि क्वालिटी में क्या अंतर है, आपके आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट में हमारे द्वारा कैसे इनपुट्स को प्रदान किया जाता है, ठीक है? हमारे द्वारा बिल्कुल रियल एग्जाम चेकिंग होगी, मॉडल आंसर दिए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको समाधान किया जाएगा, ठीक है? इसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कवर किया गया है, सेक्शन टेस्ट भी है, फुल रेंज टेस्ट भी है और 5वां छठा यूपी स्पेशल का भी चलाया जा रहा है। तो जो भी आप देना चाहें आपसे जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वाले नंबर आपको दिए गए, इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए और टॉपर्स की लिस्ट में आने के लिए आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे वो जनरल हिंदी हो, निबंध हो, जीएस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मटेरियल हो, ठीक है? आपकी जो भी आवश्यकता हो उस तरह आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको उपलब्ध कराया गया है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो 5 नंबर पे हमारा जो जिक्स पेपर 4 से लिया गया है, तो 5 नंबर है, सुशासन की विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए। तो स्वशासन के संबंध में विशेषताओं को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है हमारा। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा, विश्व बैंक ने स्वशासन को विकास के लिए किसी देश की आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का उपयोग करने का तरीका के रूप में परिभाषित किया है। तो क्या हो सकता है हमारा, ये हमारी डेफिनेशन किसकी, वर्ल्ड बैंक की है। इसको आप लोग जरूर लिखें और वर्ल्ड बैंक का नाम भी लिखें। तो क्या हो सकता है, वर्ल्ड बैंक डिफाइंड गुड गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन मैनेजिंग ए कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है? इस तरह आप लोग बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा इसका सुशासन का। सुशासन की विशेषताएं क्या है, इनको आप लोग बता सकते हैं। सुशासन की विशेषताएं कितनी, 8। इसको आप लोग मैप बनाएं, एक मैप बनाएं इस तरह का, उसमें आप लोग 8 विशेषताओं को दर्शाएं ऐसे मैप में, ठीक है, शॉर्टकट में। और फिर क्या है, इसको धीरे धीरे आप लोग एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन क्या हो सकता है, भागीदारी, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पॉइंट हमारा क्या, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन कैसे, इसके बाद संसद कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, उनकी जांच कौन करता है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ठीक है? ये रूल ऑफ लॉ, चेक एंड बैलेंस के माध्यम से रूल ऑफ लॉ, ये जो कानून का शासन है उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने क्या है हमारे पास, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस है, आरटीआई है, ठीक है? इन सभी के माध्यम से हम लोग पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या हमारा, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आने के लिए क्या है हमारे द्वारा, कि लगातार जो भी काम किया जाता है उसके उत्तरदायी अधिकारियों को अधिकारियों को उसके लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है, ठीक है? कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायियों की है, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, जो हमारा उसका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कानून के शासन को बढ़ावा देना, न्याय को बढ़ावा देना, तो इसमें उत्तरदायित्व किसका, डीएम का। कोई भी अगर परेशानी उत्पन्न होती है इसके लिए डीएम जिम्मेदार होगा, ठीक है? तो पहले ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। इसी तरह हमारी लोकसभा होती है, वो हमारी विधानसभा का भी उत्तरदायी होती है, ठीक है? ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। पांचवा पॉइंट क्या हमारा, कौन सर्वसम्मति उन्मुख, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, ठीक है, चाहे जो भी पॉलिसी हमारी सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी, उनमें किसकी सर्वसम्मति होगी, जनता की। जनता की सर्वसम्मति के माध्यम से ही सारी नीतियों को आगे लागू किया जाएगा, ठीक है? तो ये पांचवा पॉइंट होगा। छठा पॉइंट क्या हमारा, समावेश समानता और समावेशता। आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता को बढ़ावा देना। आर्टिकल 14 के माध्यम से हम लोग समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। समावेशता, सभी जो वंचित वर्ग हैं उनको हमारा जो विकास है उसमें शामिल करने की प्रयास किया जा रहा है। समावेशता के माध्यम से मनरेगा हुआ, पीडीएस सिस्टम हुआ, हमारा पीडीएस सिस्टम हुआ, ठीक है? इन सभी के माध्यम से जो वंचित वर्ग है उनको कल्याण करके उनको समावेशता के माध्यम से आगे लाया जा रहा है, ठीक है? फिर छठा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट क्या हमारा, प्रभावशीलता और दक्षता। जैसे फीडबैक माध्यम से फीडबैक हुआ हमारा, चार्टेड जो हमारे फीडबैक हुआ, इसके अलावा चार्टेड जो हमारे चार्टेड होते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग उनको, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, सिटीजन चार्टर। इसके माध्यम से जो भी हम लोग दक्षता है, उस सेवाओं की दक्षता है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, किसके माध्यम से, सिटीजन चार्टर, ठीक है? ये हमारा सातवां पॉइंट हुआ। लास्ट का है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। इसके माध्यम से हम जो भी काम कर रहे हैं उसके संबंध में हम सारे अधिकारी हुए, चाहे वो सरकार हुई, चाहे वो कार्यपालिका हुई, चाहे विधायिका हुई, सभी को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट किसके हो गए, सुशासन के लिए। लास्ट में हम लोग बता सकते हैं गलत भैया, कर सकते हैं, ठीक है? तो कर सकते हैं स्वशासन के माध्यम से हम लोग
क्या कहते हैं, जनता में सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ावा देना, समावेशी शासन को बढ़ावा देना और लास्ट में राम राज्य की जो कल्पना है उसको भी साकार कर सकते हैं किसके माध्यम से, स्वशासन के माध्यम से। इस तरह आप लोग कोई भी निष्कर्ष बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 5 होगा। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 6, ये हमारा अंतिम सवाल होगा पेपर 6 से। तो अंतिम सवाल क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख पहल और रणनीतियाँ अपनाई गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, व्हाट आर द की इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटेजी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट डेयरी सेक्टर इन द स्टेट। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। अब हम देखते हैं डेयरी क्षेत्र क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या हो सकता है हमारा। तो हम बता सकते हैं कि देश के कुल दूध उत्पादन का 16% उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है, जो सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है हमारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कितना टोटल 60% उत्पादन कौन करता है, अकेला उत्तर प्रदेश करता है। इसके अलावा पशुधन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का 7% योगदान देता है और जीएसटी पे उत्तर प्रदेश की जो भी जीएसटी है 5.2% की तुलना में। ठीक है, अब कितना होगा, तो देश में जो हमारा पशुधन क्षेत्र है उसका योगदान कितना है, 5.2% है, जबकि जो उत्तर प्रदेश का पशुधन है उसका जीएसटीपी में कितना योगदान, 7% है। ठीक है, तो भारत की जीडीपी की योगदान से अधिक है भारत में, उत्तर प्रदेश में पशुधन का जीएसटीपी में योगदान। ठीक है, इसके अलावा दुग्ध उत्पादन आपको पहले ही बता दें कि पहले नंबर उत्तर प्रदेश हमारा 60% उत्पादन करता है। इसके अलावा भैंस, जो दूध देने वाली भैंसें हैं उनकी संख्या में भी उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। कितना, 1.2 करोड़ के आसपास भैंसें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो गाय है हमारी, उससे भी उत्तर प्रदेश का नंबर पर पहले स्थान पर है। ठीक है, कितना, 0.66 करोड़ गाय हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसका दूध देने के जो हमारा गाँव का दूध होता है यानी काउ मिल्क होता है, उसमें उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। ठीक है, जो हमारा लगभग और 50% जो दूध उत्पादन होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14% हमारा मध्य यूपी पर से, मध्य यूपी, 31% पूर्वी यूपी और 5% बुंदेलखंड से आता है। तो आपको एक मैप बनाए, उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाए। ठीक है, इसमें दर्शाएं जो पश्चिमी यूपी है हमारी, इसमें कितना, 50%। ठीक है, इसके अलावा मध्य वाला जो है हमारा कितना, 14%। इसके अलावा पूर्वी कितना है हमारा, 31%। जो बुंदेलखंड रीजन है हमारा कितना, 5%। इस तरह आप लोग मैप बना सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि किस किस क्षेत्र का उत्तर प्रदेश का कितना योगदान या रोल रहा है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, तो ये आपको मैप बनाएंगे तो आपको जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेयरी क्षेत्र। और हम देखते हैं सरकारी पहल क्या है इस दिशा में। तो क्या है सरकारी पहल, क्या है हमारे उत्तर प्रदेश की, पहली है नंद बाबा स्कीम, नंद बाबा मिशन। इसके माध्यम से अन्य राज्यों से उच्च नस्लों का आयात किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हरियाणा में कोई गाय या भैंस की नस्ल, अच्छी नस्ल की गाय या भैंस उत्तर हरियाणा में पाई जाती है, तो उस नस्ल की जो गाय भैंस है उनको उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उस नस्ल की उनको आयात किया जा रहा है। सेकंड क्या है हमारा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सेकंड पॉइंट हो गया। इसके माध्यम से जो 25 पशुओं की, जो 35 मध्यम आकार की डेयरी फार्म इकाइयों की स्थापना, मतलब जो टोटल 25 पशु होने चाहिए उसके आधार पर 35 जो है डेयरी फार्म की स्थापना की जा रही है। किसके लिए, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से। इसके अलावा नस्ल सुधार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए जो सब्सिडी युक्त कृत्रिम गर्भाधान है इसको आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, इसके अलावा कामधेनु योजना के माध्यम से जो पशुधन है उसके कल्याण को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय डेयरी योजना, ये सारी स्कीम किसके लिए, हमारे डेयरी क्षेत्र है उसको विकास के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक है, इसको भी आगे इसी दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा बुलंदशहर, इसका आप लोग सही कर लीजिए, ये हमारा रहेगा बुलंदशहर। ठीक है, क्या बुलंदशहर, बुलंदशहर, इस पे भी आप लोग सही कर सकते हो। ठीक है, बुलंदशहर लिखे हैं। बुलंदशहर, बरेली, हरदोई, जालंधर, गाजीपुर, देवरिया में डेयरी कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हो गया। 7वां पॉइंट क्या हमारा, स्वीकृति और शिकायत निवारण के माध्यम से निवेशकों की सहायता के लिए डेयरी विकास विभाग के लिए के भीतर एक सहायता प्रकोष्ठ है, एक सेल का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से जो भी शिकायतें हैं उनको समाधान किया जा सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 हो गया। इसके अलावा चारा सुरक्षा नीति, तो चारा सुरक्षा नीति का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके माध्यम से चारा बीजों पर सब्सिडी देना, आदर्श चारा फार्म बनाना, वैकल्पिक चारा चारा टेक्नोलॉजी पर सब्सिडी देकर उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये सारे पॉइंट किसके लिए, चारा सुरक्षा नीति के संबंध में। अगला पॉइंट क्या हमारा, जो क्या, चारे की कमी को कम करना। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा चारे की कमी को कम करना। इसके लिए क्या है कि नई तकनीकों को बढ़ावा देना, जैसे ट्रेसेबिलिटी, गुणवत्ता नियंत्रण, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं चारे की कमी को कम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 10वां पॉइंट क्या हमारा, डेयरी क्षेत्र में पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ आते हैं और लगातार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आते हैं और पीपीपी के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या, ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट, इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, प्रसंस्करण स्तर को 10% से 25% तक करने का प्रयास कर रही है। जैसे मान ली मिल्क है, तो जो मिल्क है इसको हम लोग प्रसंस्करण करेंगे तो ये मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे अन्य प्रोडक्ट हो, तो मिल्क प्रोसेस
इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जो वर्तमान में 10% है, इसको कितना करना है? 25%, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे ग्रीनफ़ील्ड डेयरी प्लांट को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का एकीकरण और ई-कॉमर्स पोर्टल क्या है हमारे? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सभी का एकीकरण भी यहाँ पे लगातार किया जा रहा है, ठीक है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माध्यम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको जो लगातार आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस तरह बता सकते हैं कि कौन-कौन से प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, ठीक है? और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख के अपने सारे आंसर्स को कंप्लीट कर देना है, ठीक है? तो आपके सारे आंसर यहाँ पे कवर हो गए। लास्ट में जाते-जाते आप सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चा यूपीपीसीएल में 10% से लिख रहा है, अंतिम सिलेक्शन लेना चाहता है, तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसमें आपको जीएस-1 से लेकर जीएस-6 तक के कंप्लीट मटेरियल आपको अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा। इसमें यूपी स्पेशल में यूपी मेरिट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ कवर कराया जाएगा। और हाँ, ये हमारा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो आपके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मीडियम है, उस तरह का आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? और हमारा मटेरियल होगा, वो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार दिया जाएगा, बिल्कुल अपडेटेड होगा, ठीक है? तो अंतिम सिलेक्शन के लिए ये मटेरियल आपके रामबाण के रूप में काम करेगा। जो जनरल हिंदी जो 150 नंबर की आती है, उसकी कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, 10 टेस्ट कराए जाएँगे, जिससे आप अपनी जो आपकी तैयारी है उसको चेक चेक कर सकें। मॉडल आंसर्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग की फुल चेकिंग होगी, फीडबैक मिलेगा, ठीक है? ये सारा पॉइंट हमारे द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है, इनमें क्या होगा कि हमारे द्वारा पॉइंट टू पॉइंट एक-एक लाइन आपके लिए चेक किया जाएगा। हमारा पूरा फोकस आपकी जो आंसर राइटिंग है, उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। इसके लिए आपको लगातार फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मैसेज किए जाएँगे, गाइडेंस दिया जाएगा कि आप लोग कहाँ पे कमियाँ हैं, कौन सुधार कर सकते हैं। इसमें हमारा एक 90 डेज़ का प्रोग्राम है, जो विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक विदाउट मॉडल आंसर विद मॉडल आंसर वाला है, और जीएस-1 से लेकर जीएस-6 तक का इसमें कवर किया जा रहा है, और ये हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा निबंध राइटिंग भी यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसमें आपको 36 टॉपिक कराए जाएँगे। पर्सनल फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, पर्सनल मॉडल आंसर्स आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है? अब बिल्कुल चेकिंग आपको बताया ही कि इस तरह हमारे यहाँ पूरी क्वालिटी के साथ सटीक इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है? टॉपर्स के द्वारा सिलेक्टेड जो लोग होते हैं, उनके द्वारा आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है? तो रिकमेंडेड है हमारे जितने भी टॉपर्स हैं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो भी पेड ग्रुप हैं, चाहे वो निबंध का हो, चाहे जनरल हिंदी का हो, चाहे जीएस-1 से लेकर जीएस तक का पेड ग्रुप हो, उन सभी के द्वारा सिर्फ उतना उन्होंने किया है और सिर्फ टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ठीक है? आप लोग अगर अंतिम सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे पेड ग्रुप है, इनसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यूपीपीएससी के संबंध में जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, कि दोनों भाषाओं में है, जिसमें जीएस-1 से लेकर जीएस-6 तक के सेक्शन टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी है, और 5वें छठे यानी यूपी स्पेशल भी यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, ठीक है? जो भी आपको ज़रूरी लगे, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और अधिक जानकारी के लिए आप जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है?